आज हमारी क्लास का डे 1 है और ये है इंट्रोडक्शन सेशन। इसमें मैं आपको आज बताऊंगी कि रेज़न आर्ट में कौन-कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं। कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको लेना ज़रूरी है और कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर आप ना भी लें तो भी आपका काम चल सकता है। रेज़न में जब आप काम स्टार्ट करते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आपको लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा आप रेज़न का काम शुरू नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि अगर आप ना भी लें तो उसके बिना भी आपका जो रेज़न का काम है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूँगी और जहाँ पे कोई बहुत चीज़ इम्पोर्टेंट होगी उसके बारे में भी बताऊँगी और जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं भी होगी उसके बारे में भी आपको मैं बताती रहूँगी। ये सेशन इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको नेक्स्ट सेशंस में यूज़ होने वाले मटेरियल्स के बारे में पता चलेगा। लाइक रेज़न क्या होता है, मोल्ड्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं, ड्राई फ्लावर्स क्या हैं, स्टोन्स क्या हैं, हीट गन क्या है, टॉर्च क्या है। हर चीज़ के बारे में काफ़ी हद तक आज आपको इस सेशन में पता चल जाएगा। स्टार्ट हम करते हैं रेज़न से। सो रेज़न जो है वो अगर हम पाकिस्तान के हिसाब से देखें या हम दूसरी कंट्रीज़ के हिसाब से देखें, इंटरनेशनली ना देखें तो वहाँ पे मोस्टली जो मैं आपको अभी बता रही हूँ वो पाकिस्तान के हिसाब से बता रही हूँ कि वहाँ पे अलहम्द का, एचएमएस का और मैजिक का ये जो रेज़न्स हैं ये बहुत अच्छे हैं। इनकी जो अम, मतलब उनकी जो आखिर में जो आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ये जो रीज़न्स हैं इनका ये है कि आप मेरी रिकमेंडेशन पे अगर जाएँ तो आप अलहम्द का और एचएमएस का यूज़ करें। सो ये जो है ये 2 बॉटल्स में आता है और इसमें ये होता है कि एक जो बड़ी बॉटल होती है उसमें रेज़न होता है और जो छोटी बॉटल होती है उसमें हार्डनर होता है। इसका आप डिफ़रेंस इस तरह कर सकते हैं कि जो बॉटल्स होती हैं, उन पे मेंशन किया हुआ होता है ए एंड बी, ठीक है? ए जो बॉटल होती है, वो रेज़न की होती है और जो बी बॉटल होती है, वो हार्डनर की होती है। जब तक हम इन दोनों को मिक्स नहीं करेंगे, हम अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकते। हमें इन दोनों को मिक्स करना होता है और उसके बाद हमारा जो है वो रेज़न तैयार होता है और फिर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। सो जो मेन पार्ट है रेज़न का वो ये है कि हमने इन 2 केमिकल्स को मिक्स करना है और फिर उसके बाद हमने अपना काम स्टार्ट करना है या अपनी जो प्रोजेक्ट है वो बनाना है। सो मोस्टली जो पाकिस्तान में और कुछ कंट्रीज़ में रेशियो आती है, वो इस तरह आती है कि जो हार्डनर होता है, वो 1 रेशियो का होता है और जो रेज़न होता है, वो 2 रेशियो का होता है। तो ये 2 रेशियो 1 में आता है। 2 रेशियो 1 का मतलब ये होता है कि आपने 2 क्वांटिटीज़ जो हैं, वो आपने रेज़न की डालनी है और 1 क्वांटिटी, 1 पार्ट जो है, वो आपने हार्डनर का डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 60 ग्राम्स जो है वो रेज़न लेते हैं, तो उसमें आपने 30 ग्राम्स जो है, वो हार्डनर डालना होगा, ठीक है? अच्छा, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें या इंटरनेशनल लोगों की बात करें, यूरोप, अमेरिका, यूके और अगर आप टेमो से ले रहे हैं चीज़ें या आप शीन से ले रहे हैं या फिर आप दराज से ले रहे हैं, तो अक्सर आपको जो रेज़न है वो 1 रेशियो 1 का मिलता है जो कि बहुत ईज़ी होता है। 1 रेशियो 1 का मतलब है कि आपने दोनों की क्वांटिटी को सेम रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 30 ग्राम्स जो है वो रेज़न लिया है, तो आपने 30 ग्राम्स ही हार्डनर लेना है। उन दोनों को आपने एक ही जो क्वांटिटी है उसमें आपने ऐड करना है और फिर उसके बाद आपने उसको मिक्स करना है। तो ये बहुत आसान होता है। अच्छा, जो रेज़न और हार्डनर है, इसका ये होता है कि हम अकेला किसी के साथ काम नहीं कर सकते। अकेले हार्डनर के साथ भी हम कुछ नहीं कर सकते और अकेले रेज़न के साथ भी हम कुछ नहीं कर सकते। जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाने लगेंगे तो हमें ए पार्ट लेना है, उसके बाद हमें बी पार्ट लेना है और इन दोनों को मिक्स करना है और फिर उसके बाद हमने उसकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग का टाइम जो है वो तकरीबन 3 से 4 मिनट का होता है। वो मैं आपको साथ-साथ अपनी वीडियोज़ में आगे बताती रहूँगी। लेकिन ये है कि जब तक आप इन दोनों पार्ट्स को प्रॉपरली
जो इनके ऊपर लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ रेशियो के कितनी अमाउंट आपने लेनी है, उतनी अमाउंट में आप नहीं लेंगे, तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो ख़राब भी हो सकता है और उसके रिज़ल्ट्स भी अच्छे नहीं आ सकते। तो रेज़न इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जहाँ आप रेज़न का काम कर रहे हैं, आप एपॉक्सी का काम कर रहे हैं, वहाँ पे ये 2 रेज़न और हार्डनर जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा आप रेज़न का काम स्टार्ट नहीं कर सकते। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, वो ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो रेज़न मिलता है, वो डिफ़रेंट रेशियोज़ में भी मिल सकता है। जैसे कि उनको 1:1 मिलेगा, कहीं उनको 2:1 मिलेगा, कहीं उनको 3:1 मिलेगा, कहीं उनको 2:2 भी मिल सकता है। सो जो रेशियो की अमाउंट है वो समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने 2:1 लिया है तो आपको जैसे 60 ग्राम्स ए पार्ट लेना है तो 30 ग्राम्स आपको बी पार्ट लेना होगा। अगर आपको 1:1 लेना है तो आपको 30 ग्राम्स ए पार्ट लेना है और 30 ग्राम्स ही आपको बी पार्ट लेना है। इसी तरीके से जो आपको रेशियो पता चलेगी जब आप अपना रेज़न ऑर्डर करेंगे, जिस भी कंपनी से आप ऑर्डर कर रहे हैं, उसके साथ एक मैनुअल भी आता है। सो उस मैनुअल पे लिखा हुआ होता है कि आपने कितना रेशियो ए पार्ट का लेना है जो कि रेज़न है और कितना रेशियो आपने बी पार्ट का लेना है। तो वहाँ पे उस मैनुअल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हर रेज़न जो होता है वो सेम नहीं होता। सो आपने ऐसा नहीं सोचना कि 1:1 ही है सारा, अगर इंटरनेशनली ले रहे हैं तो वो सिर्फ़ 1:1 ही होगा। सो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है क्योंकि अगर आपका रेज़न एक दफ़ा मिक्स हो जाता है तो डेफ़िनेटली वो फिर दोबारा से आप उसको उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं बट आप उसको सेपरेट डेफ़िनेटली नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूरी रखना है कि जो मैनुअल साथ आ रहा है, आपने उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि आपको शुरू से ही पता चल जाए कि आप जिस कंपनी से मंगवा रहे हैं, उस वो कितनी रेशियो जो है ए पार्ट की दे रहे हैं और कितनी बी पार्ट की। सो उस हिसाब से आपने अपना काम करना है। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो हम विस्कोसिटी के बारे में बात करेंगे। रेज़न जो होता है उसकी विस्कोसिटी होती है। और विस्कोसिटी इज़ आप समझ लें इट्स अ टाइप ऑफ थिकनेस कि रेज़न कितना थिक है या कितना थिन है। इसमें 3 किस्म की विस्कोसिटीज़ होती हैं। एक है हाई विस्कोसिटी, दूसरा मीडियम विस्कोसिटी और तीसरा है लो विस्कोसिटी। जो हाई विस्कोसिटी रेज़न होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है। उसको आप यूज़ कर सकते हैं जो आपके बोर्ड्स होते हैं उन पे अगर आप यूज़ करें तो आपकी ड्रिपिंग बहुत कम होती है। और मीडियम विस्कोसिटी जो होता है वो ना तो बहुत ज़्यादा थिक होता है, ना ही बहुत ज़्यादा थिन होता है। लो विस्कोसिटी की बात की जाए तो लो विस्कोसिटी बिल्कुल ऐसा होता है जैसे पानी की तरह होता है। तो वो बिल्कुल ऐसे कि अगर आप उसको किसी बोर्ड पे डालेंगे तो उसकी ड्रिपिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो जो मैं रिकमेंड करती हूँ, वो ये होता है कि मैं जो यूज़ करती हूँ, वो मैं मीडियम विस्कोसिटी हमेशा यूज़ करती हूँ। क्योंकि मीडियम विस्कोसिटी का ये होता है कि ना ही वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, ना ही वो बहुत ज़्यादा थिन होता है। जब आप शुरू में काम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आप बिगिनर हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप मीडियम विस्कोसिटी से स्टार्ट करें क्योंकि जो लो विस्कोसिटी होती है, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रेज़न जो होता है, वो बहुत फ्लो में गिर रहा होता है और उसको फिर सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब मीडियम विस्कोसिटी पे आप काम करते हैं, एक दफ़ा आपका हाथ बैठ जाए रेज़न पे कि आपको काम करने का पता चल जाए कि कितनी देर में आपने पोरिंग करनी है, पोरिंग जो है वो किस अंदाज़ में की जा रही है। अगर आप 2 डिफ़रेंट कलर्स को पोर कर रहे हैं एक साथ, तो उनको आपस में मर्ज होने में प्रॉब्लम ना हो, तो मीडियम विस्कोसिटी इज़ वेरी गुड। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ जो मिक्सिंग टाइम होता है। मिक्सिंग टाइम रेज़न का कितना होता है? जब हम दोनों जो केमिकल्स हैं उनको पोर करते हैं, ए पार्ट लेते हैं और बी पार्ट लेते हैं। सो हमने जब उसकी मिक्सिंग करनी होती है, सबसे पहले जो मिक्सिंग टाइम होता है, वो हमारा तकरीबन 2 से 3
मिनट होना चाहिए, ठीक है? 3 मिनट इज़ मिनिमम और उससे ज़्यादा आप 4 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मत करें। जब आप मिक्स कर रहे होते हैं, तो मिक्सिंग के टाइम पे पहले वो ब्लर होना शुरू होता है और फिर उसके बाद उसमें बबल्स नज़र आना शुरू होते हैं। तो थोड़ी देर बाद जब आप उसे मिक्स करते रहते हैं, तो फिर वो क्लियर होना शुरू हो जाता है। जब आपको लगे आपने साइड्स से जहाँ जिस कंटेनर में आपने ए और बी पार्ट डाला है, उसकी साइड से उसकी जो नीचे है, बेस है, उससे चारों तरफ से अच्छे तरीके से आप निकालें रेज़िन को और फिर उसके बाद आप उसको मिक्स करें। जो सर्दियों और गर्मियों में टेम्परेचर होना चाहिए, वो 25 टू 30 डिग्रीज़ होना चाहिए रेज़िन को मिक्स करने का। अच्छा, अब इसके बाद मैंने जो ये बॉटल एक उठाई है छोटी, ये है यूवी रेज़िन। यूवी रेज़िन जो है, ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ रेज़िन होता है। ये मिक्स्ड क्वांटिटी में आता है। इसमें ए और बी पार्ट ऑलरेडी मिक्स हुए हुए होते हैं। ये आपको छोटी बॉटल्स में मिलता है। ये ज़्यादातर ज्वेलरी मेकिंग के लिए यूज़ होता है या बैंगल्स मेकिंग के लिए या जो भी छोटी-छोटी चीज़ें जैसे आपने बनानी है रिंग्स बनानी है, मोस्टली आप कह लें कि ज्वेलरी मेकिंग के लिए ये यूज़ होता है। क्योंकि इसमें क्वांटिटी बहुत कम होती है, एक्सपेंसिव भी होता है और इसमें क्वांटिटी बहुत कम होती है, तो आप ओ इसको बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फिर आपको वही अपना जो रेज़िन और हार्डनर है, उसको मिक्स करके आपने रेज़िन बनाना होता है, वो बड़ी बॉटल्स में ही आपको मिलता है। ये आपको छोटी बॉटल्स में मिलेगा और इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, ये मिक्स्ड फ़ॉर्म में आता है और इसको आपने बस पोर करना होता है। वो आप जैसे मैं ज्वेलरी सेशन करवाऊँगी, उसमें आप देखेंगे कि मैं उसमें यूज़ करूँगी, तो इसको यूज़ करना भी बहुत ईज़ी होता है। नेक्स्ट थिंग इज़ मेजरिंग स्केल। मेजरिंग स्केल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये आपको किसी भी मार्केट से मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। ये इसको आप किचन स्केल भी कहते हैं और इसको यूज़ करना इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हमें जो अपना रीज़न होता है, उसको मेज़र करना होता है। डेफ़िनेटली ग्राम्स में करना है तो आप ग्राम्स का बटन प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको जब प्रोजेक्ट्स करना सिखाऊँगी, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि मेजरिंग स्केल हम क्यों यूज़ करते हैं और इस पे हम रीज़न को किस तरह से मेज़र करते हैं। नेक्स्ट इज़ हीट गन। हीट गन जो है वो इस तरह की होती है और ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, आप मार्केट से भी पता कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऑनलाइन मँगाई थी अमेज़न से। सो इसमें 2 किस्म के फंक्शन होते हैं, लो और हाई। तो इसमें जब आपने लो पे काम करना होता है, तब भी आपको बताया जाएगा कि कहाँ आपने लो स्पीड पे काम करना है, कहाँ आपने हाई स्पीड पे काम करना है। कुछ लोग कहते हैं कि वो हेयर ड्रायर यूज़ कर लें। हेयर ड्रायर जो है वो प्रोजेक्ट्स के लिए रेज़न प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि उनकी जो पावर होती है या उनकी जो हीट होती है, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये आप वन टाइम बाय है, आप एक दफ़ा बाय करें तो ये आपका सालों चलता रहेगा। सो जो आपका जो आपकी हीट गन है और आपका जो मेयरिंग स्केल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है और इनके साथ आपका जो रेज़न वर्क है, वो बहुत आसान हो जाता है। तो मेयरिंग स्केल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हीट गन जब आपको नीड हो तब आप उसको बाय करें, लेकिन ये वन टाइम बाय है जो कि आपको बाद में सालों तक आपके पास रहेगी और आपको इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। अपने बड़े प्रोजेक्ट्स में तो ख़ास तौर पे हीट गन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो हीट गन आप ज़रूर लें। नेक्स्ट इज़ आपके पास ग्लव्स होना बहुत ज़रूरी है। ग्लव्स आपने ज़रूरी तौर पे यूज़ करने हैं। जब भी आप रेज़न का काम करें, आपने ग्लव्स ज़रूर ही पहनने हैं। क्योंकि रेज़न जो है वो बिल्कुल जो स्टिकी होता है उस तरह का होता है और वो हर चीज़ पे चिपकता है और डेफ़िनेटली वो एक केमिकल है जो कि आपके हाथों पे भी लगेगा तो आपको इरिटेशन भी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है? अब हम जो बात कर रहे हैं वो ज्वेलरी के बारे में बात कर रहे हैं। ज्वेलरी में आपके आ जाते हैं पेंडेंट्स, इयररिंग्स, रिंग्स, स्टड्स तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी ज्वेलरी में आ जाती हैं। इसको बनाने का तरीका क्या होता है? ये मैं आपको जो ज्वेलरी सेशन है उसमें सिखाऊँगी। इसके लिए एक टेप आती है, वो भी आपको उसी सेशन में बताया जाएगा कि वो यूज़ होती है और इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सारे ज्वेलरी की आप
पार्ट्स देख रहे हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने ऑर्डर किए हैं अमेज़न से, आप ले सकते हैं दराज़ से, अली एक्सप्रेस से ले सकते हैं, शीन से मिल रहे हैं, इसके अलावा आप अमेज़न से ले सकते हैं। तो ये अ, मतलब आप अगर चीप लेना चाह रहे हैं, तो ये आपको वहाँ से ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी और वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं आराम से। इसके अलावा इनकी जो बनाने का तरीका है वो फिर हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आपको प्रॉपर सेशन दिया जाएगा कि किस तरह से आपने ज्वेलरी को बनाना है, किस तरह से आपने उसकी टॉप कोट करना है, किस तरह से आपने उसको सजाना है। ठीक है? अब हम बात करते हैं मोल्ड्स के बारे में। मोल्ड्स जो होते हैं, जो आप बिगिनर हैं, उनको शायद पता ना हो कि मोल्ड्स क्या होते हैं। सो मोल्ड इसलिए इस्तेमाल होते हैं क्योंकि हमने जब भी कोई चीज़ बनानी होती है, जैसे कि हम कोस्टर्स बना रहे हैं, उसके अलावा हम प्लेट्स बना रहे हैं, हम की चेन्स बना रहे हैं, तो डिफ़रेंट किस्म के मोल्ड्स होते हैं जो कि छोटे और बड़े साइज़ेज़ में होते हैं। इन मोल्ड्स को आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, जैसे कि आप टेमो से खरीद सकते हैं, आप दराज से खरीद सकते हैं, अली एक्सप्रेस से खरीद सकते हैं, अमेज़न से खरीद सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं या आप इंडिया में रहते हैं, तो आपकी लोकल मार्केट से भी अच्छे मोल्ड्स आपको मिल सकते हैं। जो आपकी लोकल मार्केट से हैंडमेड मोल्ड्स मिलते हैं, वो डेफ़िनेटली उनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है, उनका जो लाइफ स्पैन होता है, वो लॉन्ग होता है। जो हमें टेमो से, दराज से, अली एक्सप्रेस या अमेज़न से मिलते हैं, वो डेफ़िनेटली उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। वो भी सालों चल जाते हैं, लेकिन ये है कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जिनको हैंडमेड मोल्ड्स नहीं मिल सकते, तो वो डेफ़िनेटली फिर टेमो से, दराज से, ऐसी जगहों से, अली एक्सप्रेस से, अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं और ये मोल्ड भी आपके तकरीबन 5-6 साल, 10 साल तक भी चल जाते हैं अगर आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करें। अब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ छोटे मोल्ड्स, ये होते हैं स्टोन मोल्ड्स। इनको इससे इस्तेमाल किया जाता है कि जब आप पोरिंग कर रहे होते हैं और आपके पास कोई लिक्विड बच जाता है, तो आप वो इन छोटे मोल्ड्स में डाल के क्लस्टर्स बना सकते हैं, स्टोन्स बना सकते हैं, पेबल्स बना सकते हैं। तो ये जो स्टोन मोल्ड्स होते हैं या जो क्लस्टर मोल्ड्स होते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ये आप अपने पास लेके रख लें, ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएँगे और इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये की चेन मोल्ड्स हैं और ये बुकमार्क मोल्ड्स हैं। इसके अलावा ये ट्रे मोल्ड्स हैं। फिर आप देखें कार एक्सेसरी मोल्ड्स हैं, ज्वेलरी मोल्ड्स हैं, प्लेट्स मोल्ड्स हैं, इसके अलावा रहल के मोल्ड्स हैं, कोस्टर्स के मोल्ड्स हैं। ये सारे जो आपको मोल्ड्स नज़र आ रहे हैं, ये आपको वन टाइम बाय करने होते हैं और ये सालों चलते हैं। मैं यही रिकमेंड करूँगी कि शुरू में आप बहुत सारे मोल्ड्स बाय ना करें। आप उन चीज़ों पे काम करें जो कि आपको जिनकी आपको नीड है। वो आप पहले बाय करें और जैसे-जैसे आप अपना काम आगे लेके जाते रहेंगे, तो आपको जब मोल्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, उस टाइम पे आप मोल्ड को बाय करें। शुरू में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि शुरू में ही बहुत सारी चीज़ें बाय करके रख लेते हैं और फिर उसके बाद उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। सो जब आप शुरू में एक-एक चीज़ करके बाय करेंगे, तो डेफ़िनिटली वो आपको इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ेगी और आपका वो ज़ाया भी नहीं होगा। अच्छा, जो मोल्ड्स होते हैं, इनको आप देख रहे होंगे कि काफ़ी डर्टी हो जाते हैं जब हम इन पे काम करते हैं, तो इनके ऊपर जो रेज़न है वो गिरता है, कभी वो चिपक भी जाता है। तो इनको साफ़ करने का तरीका होता है, इनको आप इस तरह भी साफ़ कर सकते हैं कि इनको आप जो हैंड वॉश है उससे अच्छे तरीके से साफ़ करके थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो के रख दें और फिर जब ये इसमें से जो स्टिकी पार्ट है वो उतर जाए तो आप उसको अच्छे से क्लीन कर दें। और एक और तरीका इसका ये होता है कि आप जो टेप होती है, जो आपकी ट्रांसपेरेंट टेप होती है, स्कॉच टेप जिसको कहते हैं, उसके ज़रिए भी आप इनको अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। मोल्ड्स को रखने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मोल्ड्स को आपने बिल्कुल सीधा करके रखना होता है। आपने इन्हें बेंड करके नहीं रखना होता, ट्विस्ट करके नहीं रखना होता,
क्योंकि जो इनकी साइड्स होती हैं वो टूटने लगती हैं अगर आप इनका अच्छे से ख़्याल ना रखें। और डेफ़िनेटली जब आपने कोई कोस्टर बनानी है, जैसे कि मैं आपको एक प्लेट का दिखा रही हूँ, आपने एक प्लाग बनाना है, अगर आपने इसका अच्छे तरीके से ख़्याल ना रखा तो इसकी साइड्स जो हैं वो बेंड होना शुरू हो जाएँगी और फिर जो आप फिनिशिंग जो होगी लास्ट में, वो आपके प्रोजेक्ट की अच्छी नहीं आएगी। सो इन चीज़ों का आपने बहुत ख़्याल रखना है और इनकी क्लीनिंग का मैंने आपको बता दिया है। सो मोल्ड्स भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि रेज़िन इम्पोर्टेंट है, जिस तरह आपको बताया है हीट गन इम्पोर्टेंट है, मेजरिंग स्केल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इसी तरीके से जो आपके मोल्ड्स हैं, दे आर वेरी इम्पोर्टेंट। मोल्ड्स पे भी काम किया जाता है और एमडीएफ्स पे भी काम किया जाता है, बोर्ड्स पे भी काम किया जाता है। सो वो मैं आपको टाइम टू टाइम आगे बताती रहूँगी। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हैं, तो वो मोल्ड्स में बनाना बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है, क्योंकि उससे आपकी जो रेज़न पे काम करने की ग्रिप होती है, वो बहुत अच्छी हो जाती है। सो दिस इज़ अबाउट मोल्ड्स। इसके अलावा मैं आपको बाकी जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, उनके बारे में भी बता देती हूँ। एक है लेटेक्स, सबसे पहला कि ये लेटेक्स जो है ये जब मैं यूज़ करूँगी ये बहुत कम यूज़ होता है। जैसे कोस्टर्स हम बनाते हैं उनके बैक साइड को कवर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जिस वक़्त मैं यूज़ करूँगी उस टाइम आपको समझ आएगा कि ये क्यों यूज़ हो रहा है, लेकिन ये बहुत कम यूज़ होता है और लेकिन ये है बहुत इम्पोर्टेंट। इसके अलावा जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो है आपका फ्लेम टॉर्च। फ्लेम टॉर्च जो है वो आपका आता है ब्यूटेन गैस के साथ और जिसमें फ्लेम टॉर्च में जब गैस ख़त्म हो जाती है तो हम इसको ब्यूटेन गैस के साथ रीफ़िल करते हैं। रीफ़िल करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। ये बैक साइड पे इसकी एक नॉब होती है और आप जो ब्यूटेन गैस है उसके कैन को ओपन करेंगे तो आप बैक साइड से इसको रीफ़िल कर सकते हैं। और ये एक दफ़ा जब रीफ़िल हो जाता है, तो ये आपके तकरीबन 2-3 प्रोजेक्ट्स पे आराम से चल सकता है। सो इसको आपको बार-बार रीफ़िल करना होता है और ये टॉर्च बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इससे बबल्स रिमूव होते हैं। मैं मोस्टली जो है अपना फ्लेम टॉर्च ही यूज़ करती हूँ हर प्रोजेक्ट पे और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। अब आ जाती है हमारी पेपर टेप इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। क्लीनिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जब आपने मोल्ड्स को क्लीन करना होता है। पेपर टेप जो है वो आपकी बेस को कवर करती है, एमडीएफ जो आप बनाएँगे बाद में बड़े प्रोजेक्ट्स, उनके जो आपने कॉर्नर्स होते हैं, उनको जब कवर करना होता है, उसकी बेस को कवर करना होता है, तो आपको पेपर टेप की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो पेपर टेप इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है यूवी लैंप। ये ज़्यादातर जो है ये यूज़ होता है ज्वेलरी मेकिंग में या फिर कोई छोटी चीज़ें बनाने में जब हमने उनको ड्राई करना होता है, तो ये लैंप जो है वो ख़ास तौर पे ज्वेलरी मेकिंग सेशन में आप देखेंगे, वहाँ पे इस्तेमाल होगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं सिल्वर एंड गोल्ड लीफ की तरफ। ये जो है ये सिल्वर में भी मिलता है, गोल्ड में भी मिलता है और इसके अलावा कॉपर में और थोड़ा-सा रेडिश टोन में भी अब काफ़ी ज़्यादा कलर्स में मिलना शुरू हो गए हैं। 2-3 कलर्स में या 4 कलर्स में मिलते हैं। ज़्यादातर यूज़ होता है सिल्वर और गोल्ड। गोल्ड लीव्स भी आते हैं और ये इस फॉर्म में होते हैं। सो इसको आप जो हैं रेज़न में मिक्स करते हैं और इसको छोटा-छोटा मतलब ये बिल्कुल जो है उसमें ग्लिटरी फॉर्म में आ जाता है और फिर इसको आप पोर कर देते हैं। स्प्रे पेंट जो हैं, ये मैंने अपने पास रखे हुए होते हैं। मैं गोल्ड स्प्रे पेंट या सिल्वर स्प्रे पेंट जो है वो यूज़ करती हूँ अपने स्टोन्स को कलर करने के लिए। कुछ और इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं जो कि रेज़न यूज़ करते हुए या रेज़न का काम करते हुए आप यूज़ करते हैं, उसमें आ जाते हैं आपके कप्स और कंटेनर्स। कप्स जो होते हैं वो छोटी मिक्सिंग्स के लिए होते हैं, जो पेपर कप्स होते हैं उनको यूज़ करें। सो ये आपको मार्केट में कहीं से भी मिल जाएँगे और जो बड़े कंटेनर्स होते हैं वो आपकी बड़ी मिक्सिंग्स के लिए होते हैं, जो कि आपने ज़्यादा क्वांटिटी में रेज़िन को मिक्स करना होता है तब इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसमें आपके स्पून्स और स्टिक्स आ जाती हैं।
इसमें भी आप जो डिस्पोज़ेबल स्पून्स हैं वो यूज़ करें और डिस्पोज़ेबल जो स्टिक्स हैं वो यूज़ करें। इससे मिक्सिंग बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि जब इस पे रेज़न रख जाता है कप्स पे, कंटेनर्स पे और स्टिक्स पे, तो आपको उसको डिस्पोज़ ऑफ करना होता है। तो डिस्पोज़ेबल थिंग्स जो हैं वो बहुत काम की होती हैं। इसमें आपको बहुत आसानी से आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं और डिस्पोज़ ऑफ भी कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आता है वो हैं कलर्स, के कलर्स कौन-कौन से यूज़ होते हैं। कलर्स जो होते हैं वो डिफ़रेंट किस्म के यूज़ होते हैं, जिसमें आ जाता है माइका पाउडर आ जाता है, पेस्ट आ जाता है और अल्कोहल इंक्स आ जाती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं माइका। माइका कलर्स कौन से होते हैं? ये कलर्स जो होते हैं, ये इन द फॉर्म ऑफ पाउडर होते हैं। ये बिल्कुल जैसे आपकी आई शैडो के कलर्स होते हैं, शाइनी और इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, ये उस तरह के होते हैं। सो इनको यूज़ करने का ये होता है कि ये जब भी आप मिक्स करते हैं तो ये उड़ते बहुत ज़्यादा हैं। डेफ़िनेटली एक पाउडर की फ़ॉर्म होती है, तो जब भी आप इसको डालते हैं तो ये बिल्कुल इस तरह से कि उड़ना शुरू हो जाता है। तो इसको बहुत ही आराम से, बहुत प्यार से मिक्स करते हैं। जब मिक्सिंग का टाइम आएगा तो उसमें मैं आपको बताऊँगी कि इनको मिक्स करने का क्या तरीका होता है। जब आप माइका कलर्स ले रहे हैं तो उसमें आप कुछ बेसिक कलर्स ले सकते हैं, जिसमें वाइट आ सकता है, ब्लू का शेड आ सकता है, ग्रीन का एक शेड ले लें, ब्लैक ले लें। सो ये कलर्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये ब्लू का शेड है और ये है तकरीबन ऐसा शिमरी ब्लू शेड है, बहुत खूबसूरत सा है। अच्छा, इसको जो है अगर आप अपने अ, टेस्ट करें, लगा के देखें स्किन पे, तो ये बिल्कुल इस तरह से जैसे आई शैडो आप अपने आईज़ पे लगाते हैं ना, उस तरह का आपको फ़ीलिंग आएगी और इस तरह की शाइनी आपको फ़ीलिंग होगी कि उस तरह से शाइन कर रहा है। जब आप इसको रेज़न में मिक्स करते हैं और इसका आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो वही लुक जो शाइनी लुक होती है, वो आपके प्रोजेक्ट में या आपके जो आपने जो चीज़ बनाई होती है उसमें वो शो कर रहा होता है। तो इसकी यही है कि इसको आप जब यूज़ करते हैं तो इसकी जो शिमरी, इसकी जो शाइनी टोन होती है वो इसकी पहचान होती है कि आपने माइका कलर यूज़ किए हैं। सो यहाँ पे मैंने बहुत सारे माइका कलर्स रखे हुए हैं, जिसमें आप जैसे कि मैंने आपको बेसिक कलर्स बताए हैं कुछ, वो आप लें। व्हाइट ले लें, ब्लैक ले लें, ब्लू की एक टोन ले लें, ग्रीन की एक टोन ले लें और पिंक ले लें या रेड ले लें। इस तरह के आप टोन्स लेके तो अपना काम बिगिनर आप स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड वन इज़ पेस्ट। जो पेस्ट होता है वो एक थिक फॉर्म में होता है और ये इसी तरह से आपको कंटेनर्स में मिलेंगे। ये लिक्विड की फॉर्म में भी आता है और ये इस तरह से थिक फॉर्म में भी आता है। जो माइका का जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि उसका जो फिनिशिंग होती है या उसकी जो एंड रिजल्ट्स होते हैं वो शाइनी होते हैं। पेस्ट जो होता है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है। उसमें कोई शाइन नहीं होती, कोई ग्लिटर नहीं होता। जब भी आप उसको किसी चीज़ में मिक्स करते हैं तो वो बिल्कुल आपको एक प्लेन इफ़ेक्ट देता है। जैसे मार्बल, अगर आप कहें कि किसी जगह पे आपने प्लेन मार्बल लगा हुआ है, तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल ऐसा प्लेन इफ़ेक्ट दे रहा है, जैसा आपने उसके अंदर पेस्ट यूज़ किया हुआ है। तो पेस्ट जो होता है उसको आप माइका के साथ मिक्स करके भी बना सकते हैं, अलग से भी बना सकते हैं। जब हम प्रोजेक्ट्स आगे बनाएँगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि पेस्ट की लुक किस तरह की होती है। माइका जैसे मैंने आपको बताया है कि शिमरी टच देता है, पेस्ट जो है वो बिल्कुल प्लेन टच देता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो है हमारी अल्कोहल इंक्स। अल्कोहल इंक्स जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में होती हैं और ट्रांसपेरेंट होती हैं और इनमें आप जो है ये पूरा पैकेट मिल जाता है या आप एक पूरा पैक ले लें। इसमें 12 का पैक भी होता है, 24 का पैक भी होता है और इससे भी हम इसे भी रेज़न में मिक्स करते हैं, तो इससे बहुत ही खूबसूरत किस्म के कलर्स आते हैं, ट्रांसपेरेंट कलर्स बनते हैं और बहुत खूबसूरत। आप इसको माइका के साथ भी कभी यूज़ कर सकते हैं, प्लस पेस्ट के साथ यूज़ करके, तो इसकी बहुत अच्छे-अच्छे से आप कुछ आइटम्स बना सकते हैं। तो जब ये इसको हम यूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से यूज़ होता है और इसका क्या इफ़ेक्ट आता है।
ये 3 डिफरेंट किस्म के मैंने आपको बताए हैं कि माइका होता है, पेस्ट होता है और अल्कोहल इंक होती है। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है फ्लोटिंग पाउडर या आप इसको कह सकते हैं गोल्ड डस्ट। ये सिल्वर की फॉर्म में भी आती है, कॉपर में भी आती है। इसके अलावा ये डल गोल्ड में भी आती है, गोल्ड के कुछ शेड्स भी होते हैं। लेकिन इसको हम ज़्यादातर फ्लोटिंग गोल्ड कहते हैं या गोल्ड डस्ट कहते हैं। ये भी बिल्कुल माइका की तरह का ही होता है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि इससे आप जो है गोल्ड जो टच देना चाहते हैं ना अपने प्रोजेक्ट्स में, वो आप इसके ज़रिए दे सकते हैं। इसको आप रेज़न में मिक्स करके उसके बाद आप इसकी लाइन्स बना सकते हैं या इसको आप साइड्स को जब आपने गोल्ड करना होता है, वो कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये उससे होती हैं, आपकी गोल्ड डस्ट से होती हैं। अच्छा, ये जो है ये है ग्लिटर। ग्लिटर्स भी आपके यूज़ होते हैं और आपने जो ग्लिटर्स होते हैं वो आप कभी-कभी तो ऐसा होता है कि आपने ज्वेलरी में यूज़ करने होते हैं। उसके अलावा ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये स्टोन्स हैं, डिफ़रेंट किस्म के स्टोन्स यूज़ होते हैं। अब ये स्टोन्स जो हैं ये डिफ़रेंट आपको वेंडर्स से मिल जाते हैं। स्टोन्स की डिफ़रेंट फ़ॉर्म्स होती हैं, जैसे कि बिग स्टोन्स होते हैं, स्मॉल स्टोन्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, क्रश ग्लास होता है, गोल्ड क्रश ग्लास होता है, इसके अलावा जो बहुत ही फाइन क्रश्ड ग्लास होता है, वो होता है। तो ये डिफरेंट किस्म के आपको आइटम्स होते हैं जो कि स्टोन्स में होते हैं। ये आप अगर जाके टेमो पे या आप अमेज़न पे सर्च करेंगे या आप दराज़ पे सर्च करेंगे या फिर अली एक्सप्रेस पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी वैराइटीज़ मिल जाएँगी। जो प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हैं, उस प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको वो चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा, ये जो आपके स्टोन्स होते हैं, इनको आप कलर भी कर सकते हैं। अगर आपने ट्रांसपेरेंट स्टोन्स लिए हुए हैं, तो ट्रांसपेरेंट स्टोन्स में आप जो अल्कोहल इंक है, उसको ऐड करके अपना कलर भी बना सकते हैं। सो ये स्टोन्स का हो गया। ग्लिटर का पार्ट मैं आपको जो बता रही थी, ग्लिटर भी डिफरेंट फॉर्म्स में मिलते हैं, डिफरेंट कलर्स में मिलते हैं। कुछ मोटा ग्लिटर होता है, कुछ बारीक ग्लिटर होता है, कुछ स्टार फॉर्म में होता है। सो ग्लिटर्स भी आपको डिफरेंट फॉर्म्स में मिल जाएँगे, डिफरेंट कलर्स में मिल जाएँगे। सो ये आप ऑनलाइन आसानी से बाय कर सकते हैं। कलर्स के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ। ये है गोल्ड लाइनर। गोल्ड लाइनर जो है आप अपने बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। इसको जब आपने लाइन्स बनानी होती हैं उसके लिए। अब ये आ जाता है आपकी जो प्लेट्स होती हैं उनका स्टैंड। जो स्टैंड्स होते हैं वो डिफरेंट साइज़ेज़ में आते हैं। बड़ा स्टैंड, छोटा स्टैंड ये भी आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएगा। टेमो से मिल जाएगा, अली एक्सप्रेस, अमेज़न से आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। सो जब आप डेफ़िनेटली कोई प्लेट बना रहे होते हैं, डेकोरेशन प्लेट बना रहे होते हैं, तो आपको स्टैंड्स की ज़रूरत होती है। ये जो छोटे स्टैंड्स हैं, ये आपको जो प्लास्टिक है उसमें भी प्लास्टिक की फ़ॉर्म में मिल जाते हैं और मेटल फ़ॉर्म में मिल जाते हैं। अब ये जो नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ टसल्स, टसल्स जो हैं वो आपकी बुकमार्क्स के काम आती हैं। वो डिफरेंट कलर्स की मिल जाती हैं आपको टसल्स, ये भी ऑनलाइन मिल जाएँगी। एक्रेलिक कलर, एक्रेलिक कलर जो है वो मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ कि एक्रेलिक कलर जो है वो आपका पेस्ट नहीं होता। कुछ लोग एक्रेलिक कलर जो हैं वो एज़ अ पेस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन ये एज़ अ पेस्ट यूज़ नहीं होता। ये कलर होता है जो कि हम एमडीएफ्स को कलर करने के लिए, बोर्ड्स को कलर करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ हमारे फ्लावर्स, जो कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ड्राई फ्लावर्स के बारे में बताऊँगी। ड्राई फ्लावर्स जो हैं, वो इस फ़ॉर्म में आपको मिलते हैं, ये ऑलरेडी ड्राई हुए हुए आपके पास आते हैं। तो ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, मैं ज़्यादातर अमेज़न से मँगवाती हूँ, अली एक्सप्रेस से भी मिल जाते हैं, टेमो से मिल जाते हैं, दराज़ से मिल जाते हैं। इनको आपको ड्राई करने की ज़रूरत नहीं होती। जब ये आपको मिलते हैं तो आपने इनको अपने जो प्लेट्स होती हैं या अपनी डेकोरेशन जहाँ पे भी आपने करनी होती है वहाँ पे आप इनको यूज़ आराम से कर सकते हैं और इनको फिर आप मतलब सेट करते हैं और उसके ऊपर आप अपना रेज़न पोर करते हैं, तो ये बहुत आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो ये ड्राई फ्लावर्स होते हैं, ये डिफ़रेंट कलर्स में आते हैं, डिफ़रेंट शेप्स में आते हैं और आप जिस भी कलर में जिस भी शेप में चाहते हैं, उसमें आप
यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ आप बीड्स यूज़ करें, इसके साथ आप स्टोन्स यूज़ करें, तो बहुत ही स्पेशल किस्म की प्लेट्स बन जाती हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में आगे आते हुए बताती रहूँगी। अच्छा, ये कुछ होती हैं, जैसे आपको नज़र आ रही हैं कि कुछ स्टेम्स भी मिलती हैं, ये भी आपको ऑनलाइन ड्राई फॉर्म में मिल जाएँगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये ड्राई फ्लावर्स होते हैं। अब जो नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ वो हैं फ्रेश फ्लावर्स। फ्रेश फ्लावर्स जो होते हैं वो यही, जैसे आपको फ्रेश कहीं से फ्लावर्स मिले हुए हों जो ड्राइड फॉर्म में नहीं होते। फर्स्ट रूल इज़ कि आपने जो फ्रेश फ्लावर्स हैं उनको आपने उसी तरह से जो उनकी फॉर्म होती है, फ्रेश फॉर्म होती है, उसमें आपने रेज़न में उनको डिप नहीं करना। उसका मकसद क्या है? क्योंकि उनके अंदर होती है नमी, ठीक है? थोड़ा-सा उनमें नमी होती है जो या उनमें वाटर की वो होती है, थोड़ी-सी वाटरिश फीलिंग होती है, तो वो आपके रेज़न को भी ख़राब करती है, आपके फ्लावर्स को भी ख़राब करती है। आपने इनको खुद ड्राई करना है। अगर आप फ्रेश फ्लावर्स यूज़ कर रहे हैं, तो पहले आप उनको ड्राई करें और फिर उसके बाद आपने उनको यूज़ करना है। ड्राई करने का जो तरीका है वो ये है कि आपको ऑनलाइन सिलिका जेल मिल जाएगी। सिलिका जेल जो है वो इन द फॉर्म ऑफ पाउडर भी होती है और इन द फॉर्म ऑफ छोटे-छोटे स्टोन्स भी होती है। वो आप ऑर्डर कर लें, वो आपको टेमो से आराम से मिल जाएगी, अली एक्सप्रेस, अमेज़न से बहुत आराम से मिल जाएगी। आप उसको लें, उसको आप किसी भी कंटेनर के नीचे सिलिका जेल डालें, उसके ऊपर आपने फ्लावर्स को रखना है और फ्लावर्स को रखने के बाद उसके बाद आपने दोबारा उसको कवर कर देना है सिलिका जेल से। तो इस तरह से आप जो है उसको प्रिज़र्व करके रख देंगे। आपने उसको तकरीबन 3 से 4 दिन, मैं जो रखती हूँ वो मैक्सिमम मैं 1 वीक के लिए इनको रख देती हूँ सिलिका जेल के अंदर, और जब मैं 1 वीक के बाद इनको निकालती हूँ तो ये बहुत अच्छे ड्राई हुए हुए होते हैं। सो इसका जो डेमो है ये मैं आपको एक दफ़ा करके एक और अलग वीडियो में दिखा दूँगी कि किस तरह से आप अपने फ्लावर्स को ड्राई कर सकते हैं, ताकि आपको उसका भी डेमो पता चल जाए कि सिलिका जेल के साथ आप अपने फ्रेश फ्लावर्स को किस तरह से ड्राई करके उनको आप ड्राइड फ्लावर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें छोटी-छोटी इस्तेमाल होती हैं, जिसमें आ जाते हैं आपके हैंडल्स। हैंडल्स जो हैं वो डिफरेंट किस्म के हैंडल्स आप यूज़ करते हैं। जैसे आप ट्रेज़ बनाते हैं, तो उसमें आप हैंडल्स यूज़ करते हैं। हैंडल्स आपके बड़े साइज़ के भी मिल जाते हैं और छोटे साइज़ के भी मिल जाते हैं। ये हैंडल्स जो हैं ये आप कहीं से भी ले सकते हैं। ये इनको किचन हैंडल्स भी कह सकते हैं, कैबिनेट हैंडल्स भी कह सकते हैं, और इनको आप लेके, जैसे वुडन हैंडल्स होते हैं उनको भी आप लेके कलर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था स्प्रे पेंट के बारे में, वो आप यूज़ कर सकते हैं हैंडल्स को करने में कलर। मैंने आपको भी दिखाई है क्लॉक मशीन। क्लॉक मशीन जो है वो क्लॉक्स के पीछे लगती है। इसके अलावा ये मैं आपको अभी जो दिखा रही हूँ, ये हैं मैग्नेट्स। मैग्नेट्स भी हैं, इनको भी बनाने का तरीका मैं आपको बता दूँगी। और इसके अलावा अब जो हम नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं, जैसे कि आपने देखा है कि रेज़िन का जो प्लेट्स बनी हुई होती हैं, उनके अंदर एक गोल्ड राइटिंग हुई हुई होती है। तो वो जो गोल्ड राइटिंग हुई होती है, वो स्टिकर्स होते हैं जो कि डिफरेंट फॉर्म्स के होते हैं। डेफ़िनेटली 2 डिफरेंट मतलब आप 2 डिफरेंट चीज़ें कह सकते हैं। एक होते हैं विनाइल स्टिकर्स और दूसरे होते हैं अम एक्राइलिक स्टिकर्स। सो अभी जो मैं आपको क्लॉक के दिखा रही हूँ, ये हैं एक्राइलिक स्टिकर्स। एक्राइलिक हैं ये, और ये ज़रा थिक फॉर्म में होते हैं, और इनको आप एक्राइलिक के आप मतलब आप कोई आयत पे लिखवा सकते हैं, कोई भी आप उस पे चीज़ लिखवा सकते हैं। ये मैं नेक्स्ट आप क्लासेस में बताती रहूँगी। विनाइल स्टिकर्स जो होते हैं, वो इन स्टिकर्स की फॉर्म में होते हैं, जिनको आप बहुत सारे वेंडर्स हैं जो आपको दे रहे हैं, ऑनलाइन भी आपको मिल रहे हैं। जो अगर आपको स्पेसिफ़िकली किसी उसमें चाहिए तो डेफ़िनेटली ऑनलाइन आपको इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। वेंडर से आपको ये मिल सकते हैं, लेकिन इनको यूज़ करने का तरीका बहुत सिंपल होता है। इसका जो पीछे एक उन्होंने लगाया हुआ होता है, अ, फ़िल्म सी लगी होती है, वो आप उतारते हैं और इसको आप अपने प्रोजेक्ट पे लगाते हैं, उसके ऊपर आप रेज़िन पोर कर देते हैं। तो ये जो आपके स्टिकर्स होते हैं, इसमें भी 2 डिफरेंट किस्म के स्टिकर्स होते हैं। एक विनाइल स्टिकर्स होते हैं
और दूसरे होते हैं मेटालिक स्टिकर्स। विनाइल स्टिकर्स जो होते हैं वो प्रॉपर राइटिंग हुई होती है। वो जो है वो आप उसको मतलब पीछे से पील ऑफ करते हैं, उसको स्टिक करते हैं और आप उसको लगा देते हैं, वो प्रॉपर राइटिंग की फॉर्म में होता है। और जो मेटालिक स्टिकर्स होते हैं, मेटालिक स्टिकर्स जो होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। उनको वो राइटिंग की फॉर्म में नहीं होते, वो एक स्टिकर बना हुआ होता है जिसको आपने बिल्कुल उस तरह से आपने खोलना होता है और लगा देना होता है। तो ये 2 डिफरेंट किस्म के स्टिकर्स होते हैं, लेकिन ये दोनों ही यूज़ होते हैं। अभी जो मैंने उठाया है ये मेटालिक है, ये मेटालिक फॉर्म में होता है, जो कि आप बिल्कुल बस पील ऑफ करते हैं और आपने लगा दिया और इसके ऊपर जो है आपने रेज़िन पोर कर देना होता है। तो ये इस तरह से होता है कि ये बिल्कुल राइटिंग की फॉर्म में नहीं होता और ये बहुत छोटे स्टिकर्स जो होते हैं वो मेटालिक में बनते हैं। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिकर्स मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। हो सकता है कोई चीज़ें मैं यहाँ पे मिस कर रही हूँ, लेकिन जैसे-जैसे आगे प्रोजेक्ट्स चलते रहेंगे, आगे आपको मेरी वीडियोज़ मिलती रहेंगी, उनमें आपको जो-जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताती रहूँगी। डेफ़िनेटली हर प्रोजेक्ट में डिफ़रेंट किस्म की चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं और जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी मैंने आपको आज इसमें बता दी हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ रह गई है तो डेफ़िनेटली वो मैं आपको साथ-साथ बताती रहूँगी। हाँ, ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये स्टैंड्स डिफरेंट फॉर्म में भी आते हैं, बड़े स्टैंड्स भी होते हैं, इनको भी मैं आपको यूज़ करना सिखाऊँगी अपनी नेक्स्ट क्लासेस में, जहाँ पे इन स्टैंड्स का यूज़ होगा। जो आप बिगिनर्स हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं रेज़िन, वो अभी इसको मत लें, क्योंकि ये डेफ़िनेटली कुछ ख़ास प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ हो रहा होता है, तो कभी आपको इसकी ज़रूरत होती है, कभी नहीं होती। मैंने इसको अपने मतलब जितने सालों से मैं कर रही हूँ, मैंने शायद 1 दफ़ा ही यूज़ किया है इस स्टैंड को। इसके अलावा ये ड्रिल मशीन है। ड्रिल मशीन जो होती है वो एक तो छोटे फ़ॉर्म में आती है, एक बड़ी ड्रिल मशीन होती है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि ये जो छोटी मशीन होती है ना, ये ज़्यादातर ज्वेलरी मेकिंग के लिए यूज़ होती है, या कहीं आपने छोटे सुराख करने हैं, ज्वेलरी के अंदर आपने होल्स करने हैं, आपने साइड्स को मतलब सैंड करना है, उसके लिए यूज़ हो जाता है। तो ये उस लिए यूज़ होती है, लेकिन आपके पास एक बड़ी ड्रिल मशीन भी होनी चाहिए अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक बड़ी ड्रिल मशीन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि उससे आपने क्लॉक के जो एमडीएफ होते हैं, उनमें आपने होल करना होता है। आपने बाकी जो पीछे आपने अपनी जो कोई फ्रेम्स बनाए हैं बड़े साइज़ के, उनके पीछे आपने जो हैंगिंग के लिए मटीरियल लगाना होता है या आपने पार्ट लगाना होता है, उसके लिए आपको ड्रिल मशीन की ज़रूरत होती है। सो वो मैं आपको साथ-साथ बताती रहूँगी। अभी आज हमारी वीडियो में इतना ही सब कुछ था। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।